नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। नेतृत्व पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी। अपने उद्घाटन भाषण में सोनिया गांधी ने कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। बैठक से पहले पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में नेतृत्व की जरूरत पर दिया था जोर। कोविड-19 महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 75.27%। ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से हुई 3 गुनी ज्यादा। अब तक देश में 23,38,000 से ज्यादा कोविड रोगी हुए स्वस्थ। मृत्यु दर और गिरकर हुई 1.85%। दुनिया में अब तक 2,35,00,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 16 जिलों में बाढ़ का खतरा। वहीं गुजरात में भी कई इलाकों में अब बाढ़ का कहर बढ़ा और इसके साथ लगातार तैयारियां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य जनों ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट कर अरुण जेटली का किया स्मरण। अमेरिका में आपात स्थिति में बीमार मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति ट्रंप ने उपचार के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग कर मृत्यु दर को 35% तक कम करने को बताया ऐतिहासिक। और बायर्न म्यूनिख ने छठी बार किया चैंपियंस लीग के खिताब पर कब्जा। फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन ने को 1-0 से दी मात। जर्मन क्लब के लिए किंग्सले कोमान ने किया विजय गोल। बायर्न म्यूनिख के प्रशंसकों में खुशी की लहर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक चल रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोमवार को पद छोड़ने की पेशकश की, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के कई नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार सीडब्ल्यूसी की बैठक आरंभ होने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अब काम नहीं करना चाहती। नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के 2 खेमों में नजर आने की स्थिति बनने के बीच पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई सीडब्ल्यूसी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक से एक दिन पहले रविवार को पार्टी में उस वक्त नया सियासी तूफान आया जब पूर्णकालिक और जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से पत्र लिखे जाने की जानकारी सामने आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा है और कहा है कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थी, तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि जब हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रहे थे और सोनिया गांधी अस्वस्थ थी, तो उस समय ये पत्र क्यों लिखा गया। और वहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक पर ये उन्होंने कहा कि जब से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई, मतलब
कांग्रेस इंदिरा बनाई तब से साफ है कि अध्यक्ष उनके परिवार का ही कोई बनेगा। देश की जनता जानती है कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वाड्रा, इसी परिवार के बीच घूमकर रह जाना है। कि जब से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, उसका मतलब कांग्रेस इंदिरा, तो उन्हीं के परिवार का ही कोई बनेगा। तो इसमें असमंजस तो है नहीं कोई। देश की जनता जानती है कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी, कोई ना कोई बनेगा, मगर उनके परिवार से बनेगा, मगर उनका अंदरूनी मामला है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर गांधी परिवार के दबदबे पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यह सच है कि कांग्रेस के बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, रेहान वाड्रा, मायरा गांधी जी हैं। कांग्रेस वो विद्यालय है जहां स्टूडेंट चाहे कितना अच्छा पढ़ ले, वहां फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहां सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह मौजूद हैं। अजय, जो शुरुआती संबोधन के हिस्से हैं उसके कुछ बातें मीडिया में सामने आई हैं, क्या आपको लगता है क्या इसी पे बात आगे बढ़ेगी? एजेंडा प्रमुख यही है कि आखिर अगला अध्यक्ष कौन होगा, या उसके साथ साथ ये बात भी हो रही होगी कि जो पार्टी का पूरा संरचनात्मक चरित्र है गांव से लेकर तमाम केंद्रीय स्तर तक, उसमें भी बड़े बदलाव हों? जी ओम प्रकाश, आज सीडब्ल्यूसी का जो प्रमुख एजेंडा है वो जो अध्यक्ष है उसके बारे में ही है कि अध्यक्ष कौन होगा, या चुनाव होंगे, या फिर कोई अगर दावेदार सामने आता है तो वो सामने आए। ये सब बातें सीडब्ल्यूसी की बैठक होंगी। इसके साथ ही जो आपने कहा, निश्चित तौर पर जो 23 जो बड़े नेताओं ने पत्र लिखे हैं उसमें इन सब बातों का जिक्र है। उसमें इस बात का जिक्र है कि ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उनका चुनाव किया जाना चाहिए, प्रदेश स्तर का भी चुनाव किया जाना चाहिए, सीडब्ल्यूसी का चुनाव किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज के एजेंडे में पूरी तरह से संगठन पर ही विचार होगा और उस पर ही खुलकर बात होगी। इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि बहुत दिनों बाद आज सीडब्ल्यूसी की बैठक काफी गहमागहमी भरी रहेगी और इसमें जिन 23 नेताओं ने अपनी बात रखी, हालांकि वो सब सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है, उसमें से 5 ऐसे मेंबर हैं जो सीडब्ल्यूसी में हैं। वो अपनी बात किस तरह से रखते हैं, खुलकर जब अपनी बात रखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि नेतृत्व के स्तर पर जो बातें दबी छुपी थी अब वो खुले स्तर पर होंगी और ये बात तय करनी होगी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कि पार्टी का जो अध्यक्ष कौन होगा, उसका प्रक्रिया क्या होगी, उसको चुना कैसे जाएगा। इसमें एक जो संवैधानिक स्थिति है उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सोनिया गांधी पिछले अगस्त में अध्यक्ष बनी थी, कार्यकारी अध्यक्ष। 1 साल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बात की भी जानकारी देनी है कि जो कांग्रेस का संविधान है उसके मुताबिक चुनाव किया जाना चाहिए अध्यक्ष का, वो क्यों नहीं हुआ, और वो काफी गंभीर स्थिति हो सकती है अगर अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। हालांकि ये बात बहुत आगे की है, लेकिन अगर कोई भी दल अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं करता तो उसका सिंबल भी जा सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं इसे तत्काल इस पर आज फैसला लेना होगा और आज ही इस बात पर फैसला ये जरूर तय हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन होगा या फिर अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया क्या होगी। अजय, ये बताएं कि जिस तरह से पिछले साल की आपने बात की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी, तो मोटे तौर पे ये कहा जाए कि भविष्य के लिए इस मसले को कहीं ना कहीं टाल दिया गया। अब कांग्रेस पास कितनी गुंजाइश बची है इस पूरे मामले को टालने को लेकर कि फिर कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और इस मामले को कुछ दिनों के लिए और टाल दिया जाए? कितना दबाव कांग्रेस महसूस कर रही है इस वक्त? ओम प्रकाश, अब टालने की जो समय सीमा है, जो मेरी समझ है और जो कांग्रेस के नेताओं से जो मेरी बातचीत होती है, टालने की समय सीमा खत्म हो चुकी है।
अब सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी में स्पष्ट तौर पर, हालांकि उन्होंने कल ही कह दिया था नेताओं को, लेकिन आज औपचारिक तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था और 1 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, जो अध्यक्ष चुनने की एक प्रक्रिया हो और उसके बाद अध्यक्ष चुना जाए। ये जो पेच फंसा हुआ है, इस पेच में बहुत ही कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 1969 के बाद से जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहा, और जितने बार भी आपने देखा होगा कि गांधी परिवार से बाहर निकलने की कोशिश हुई है, संगठन दिनों दिन कमजोर हुआ। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि अभी संगठन के स्तर पर भी और लोकप्रियता के स्तर पर भी, दोनों स्तर पर और सीटों के स्तर पर भी, अगर हम कहें सांसदों की संख्या में भी, कांग्रेस निम्नतम स्तर पर है। और ऐसे स्थिति में जिम्मेदारी तो जरूर लेनी होगी। अगर गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और गांधी परिवार जिम्मेदारी अगर उसको स्वीकार करता है तो कौन। और कल मेरी जो बड़े नेताओं से बात हो रही थी, जिसमें शीर्ष नेताओं के करीबी लोग हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने सवाल के लहजे में मुझसे सवाल किया कि ठीक है, आपकी बात अगर उसको स्वीकार भी किया जाए तो आप ये बताइए कि विकल्प कौन है और विकल्प आप सीडब्ल्यूसी के अंदर दिया जाना चाहिए। केवल यही तक बात नहीं होनी चाहिए कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो। अध्यक्ष कौन हो, इसके लिए कोई सामने तो आए, कोई सामने खुलकर आए, और कौन विकल्प होगा इस बारे में। और कांग्रेस अभी तक जो कांग्रेस के नेता हैं इस बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष कौन हो। अब इसमें क्या रास्ता निकलेगा, ये इस पर सबकी नजर है। लेकिन ये बात जरूर है कि आज कांग्रेस के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होने वाला है। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है, और कितना होगा इस पर नजर रहेगी। अजय, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़े। उससे पहले एक ट्वीट हम देख लेते हैं जो कपिल सिब्बल जी ने किया है, और उन्होंने साफ कहा है कि हम जो ये स्थिति है, राहुल गांधी ने ये कहा है कि जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरे कांग्रेस पार्टी के पूरे स्टैंड को जिस तरह से लिया, पार्टी ने जिस तरह से मणिपुर में जो पार्टी की स्थिति रही, और जिस तरह से पिछले 30 सालों से जिस तरह से तमाम मुद्दों को भाजपा सामने रख रही है, और अब जो है अब स्थिति आ गई है कि कोई निर्णायक कदम लिया जाए। तो ये कपिल सिब्बल ने अपनी बात कही है ट्विटर के जरिए, और जो कहा जा रहा है कि 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, उसमें इनका नाम भी आ रहा है। और हमारे साथ शेखर अय्यर साहब जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर साहब, ये बताएं, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक तरह से विकल्पहीनता की स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है, क्या ये सचमुच विकल्पहीनता की स्थिति है, या जो एक आरोप लग रहा है कि परिवार ही कहीं ना कहीं कुर्सी पे काबिज होगा, ये मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, या सचमुच में विकल्पों की तरफ कांग्रेस देखना नहीं चाहती? नहीं, आपका जो लास्ट जो आपने कहा वही सही बात है कि विकल्प ढूंढना नहीं चाहती है, ना कोई आचरण में परिवर्तन करना चाहते हैं। हमने देखा है कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने आज रिएक्ट किया, ये जो 23 लीडर्स ने जो चिट्ठी लिखे हैं, सीधा उन्होंने निशाना उन्हीं को साधा है और कहा है कि ये बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के साथ मिले होकर ये चिट्ठी लिखे हैं। जब बात है कि ये सारे वरिष्ठ नेता हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो हैं, वो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहे हैं राज्यसभा में, अभी भी हैं, वो अगर बीजेपी से मिलकर इस तरह चिट्ठी लिखेंगे, कहना ही मुझे लगता है कि गांधी परिवार, खास करके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अपने कब्जा से कभी छोड़ेंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई उनको सवाल करे, उनको आचरण को सवाल करें, उनको स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को सवाल करें, उसको कतई वो स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ये चिट्ठी में सवाल यही था कि जिस तरह पार्टी ड्रिफ्ट में है, चीजें वैसी, कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली आके मिल नहीं पा रहे नेतृत्व। बिल्कुल शेखर अय्यर जी, जो अभी कपिल सिब्बल साहब ने ट्वीट किया है उसमें सीधे जो राहुल गांधी का स्टैंड रहा है, जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है जिसमें कपिल सिब्बल साहब का भी नाम है, वो कह रहे हैं कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमने बीजेपी के साथ सांठगांठ की है। और ये इतने वरिष्ठ नेता एक तरह से पार्टी के स्टार जो कहें कि स्तंभों में से एक हैं, जिसमें शशि थरूर का भी नाम है, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब का भी नाम है। तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है कि इतने बड़े नेताओं पे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए
अगर ऐसी इन बातों को ये जो 23 नेता जो है वो वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनकी बातों पर केवल ये कहकर उन बातों को पूरा धिकार देना कि आप बीजेपी से मिले हुए इसीलिए हम आपकी बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि इन 23 लीडर्स के लिए अभी पार्टी में कोई जगह नहीं है। या ये पार्टी टूटेगी या इन लोगों को हटाया जाएगा या इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी एक परिस्थिति पर आज पहुंच गई है। बिल्कुल जो सिचुएशन क्लियर लग रहा है कि सोनिया गांधी चाहती है कि उनके बाद राहुल गांधी चार्ज ले। तो एक तरह से देखा जाए कि वो वरिष्ठ नेता पार्टी के जो पार्टी के साथ रहे हैं उनकी निष्ठा पे भी एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि पिछले 30 सालों का इतिहास आप उठाकर देख लें, जिस तरह से हमारा आचरण रहा है और उसके बाद भी हम पे ये आरोप लग रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जब जो बातें क्या मुद्दे क्या थे, मुद्दे यही थे कि पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, पार्टी के अंदर कोई संगठन काम को लेकर कोई विस्तार से कोई विमर्श नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं है जी। और तीसरी चीज, जो संगठन की जो हालत है, रैंक एंड फाइल जो फील कर रहे हैं आज कि कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष पार्टी के नाते जिस तरह भूमिका रचना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं जी। ये सारे चीजों पर वो डिबेट चाहते थे, वो सारे चीजों पर चाहते थे कि पार्टी लीडर इकट्ठा बैठे और बात करे, यही तो बातें थी। लेकिन ये बात सवाल उठाना ही एक प्रकार से साठ घाट है बीजेपी के साथ। इस तरह कहेगा अगर राहुल जी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आज सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किसी भी नेता की बात सुनने को तैयार नहीं है जी। जिस तरह पार्टी चल रही है वैसे चलेगी। और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह बार बार जो ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जिस तरह एक सोच रहे हैं कि बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, वही सही रास्ता है। जी जी शेखर अय्यर जी, आप बने रहे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पे, शीर्ष नेताओं पे, और जिस तरह से हमारे संवाददाता थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रिफ्ट सामने आ गया है इस ऐतिहासिक दिन। प्रफुल्ल केतकर जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आप सुन पा रहे हैं हमें? तो लगता है हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया। तो जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो कुछ देर पहले कपिल सिब्बल साहब का ट्वीट आया है, वो निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि पार्टी में किस तरह की रिफ्ट है, किस तरह की वहां पे द्वंद्व चल रहा है। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। प्रफुल्ल केतकर जी, जो आज CWC की बैठक हो रही है कांग्रेस की, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो एक जिस तरह से पार्टी के बड़े नेताओं पे राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, और वो ऐसे बड़े नेता जो पार्टी के आधार स्तंभों में कहे जा सकते हैं, आपको लगता है एक बहुत बड़ा रिफ्ट शायद आ रहा है कि परिवार का कब्जा क्या बरकरार रह पाएगा, या फिर जो है नॉन गांधी या गैर गांधी पार्टी में शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं कि नहीं? क्या रिफ्ट इसी को दिखाता है? प्रफुल्ल केतकर जी, आप क्या हमारे साथ बने हुए हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से रुख करेंगे शेखर अय्यर साहब का। शेखर साहब, आपको लगता है कि इस वक्त कितने विकल्प हैं कांग्रेस के पास? अगर कांग्रेस के पास ये स्थिति है कि अब इस बात को और नहीं टाल सकते हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, तो क्या आपको लगता है क्या कितने विकल्प होंगे इस वक्त? दायित्व बनता है सोनिया गांधी जी का, वो अगर इस बात को थोड़ा एक लीडरशिप में ले ले और सबके साथ बातचीत अगर शुरू करें, खास करके जो बातें रखी गई है ये इस लेटर में, जिसको 23 वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने साइन कर भेजे हैं, अगर वो इंटरवीन करे और एक तरह से बातचीत करके ये सारे मुद्दे पर कुछ एक सॉल्व करने की बात करें, मुझे लगता है तब पार्टी यूनाइटेड रहेगी। अगर राहुल गांधी की जो बात है, अगर वही सोनिया जी का भी विचार है, वही आगे कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक पोजीशन है, इसका मतलब है ये 23 लीडर के साथ साथ और भी इनके जितने समर्थक हैं और साथ में जितने रैंक एंड फाइल में जो लोग फील कर रहे हैं कि पार्टी एक ड्रिफ्ट पे है, पार्टी नीचे जा रही है और पब्लिक के आंखों से भी गिर रही है, ये जो सोच रैंक एंड फाइल में है,
उनको लगेगा उनके लिए दरवाजा बंद हो गया है और पार्टी टूटने की स्थिति पर पहुंच गई है। तो जी। ये सारा चीज सोनिया गांधी जी के हाथों में है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर कहें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब लोगों ने एक तरह से नेतृत्व लेने से एक तरह से मना किया है, अनिच्छा जाहिर की है। तो ऐसे में तो गांधी परिवार में विकल्प फिलहाल तो इतने ही दिखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपका आकलन रहेगा ऐसी में? ओम प्रकाश जी, मुझे नहीं लगता सोनिया गांधी परिवार पार्टी नेतृत्व नहीं लेना चाहती है या पार्टी नेतृत्व से अपने आप को अलग रखना चाहती है, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी फिर वापस कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए। प्रियंका गांधी की इच्छा भी वही है, लेकिन पार्टी का कुछ नेता सोच रहे हैं कि अगर राहुल गांधी इच्छा नहीं है तो प्रियंका गांधी क्यों कमान संभाल रहे। लेकिन उनकी मदर जो है सोनिया गांधी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी इस समय चार्ज ले। उनकी जो दायित्व दिया हुआ है वो है उत्तर प्रदेश, वो उसी को संभाले और राहुल गांधी ही ले ले। लेकिन राहुल गांधी अभी तक तैयार नहीं है, या वो सोच रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो जाए, उसके बाद अगले साल असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल यहाँ भी चुनाव हो जाए, उसके बाद वो सोचेंगे। क्योंकि मुझे लगता है वो भी नहीं चाहेंगे कि वो तुरंत लेने के बाद फिर पार्टी एक हार को सामना करना पड़े। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो भी बातें की जा रही है एक इंटरिम की बात की है, क्योंकि आज हमने ये भी सुना है कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी यही अपील था कि सोनिया जी को कि आप कंटिन्यू करिए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि AK एंटनी चाहते थे कि राहुल गांधी जी खुद कमान ले ले। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उसमें भी अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी के कंटिन्यूएशन में पक्ष है, और आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राहुल गांधी अभी कमान ले ले। बिल्कुल। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, ये बताएं कि साफ तौर पर दिख रहा है पार्टी में कि कुछ बड़े नेता, मसलन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी से संदेश देने की कोशिश की है, उन पे हमला है। राहुल गांधी ने उन लोगों पे हमला किया है, और वो लोग जो इन 23 लोगों में शामिल हैं वो भी कांग्रेस के बड़े नाम हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पार्टी में तो एक बहुत बड़ी दरार नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेना है, क्या आपको दिखाता है ये जो खाई है कांग्रेस में, जो ये बंटवारा आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने कोई मंथन नहीं किया, कोई विचार विमर्श नहीं किया, कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, कोई सुधार की कोशिश नहीं की। 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, कहा गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा अध्यक्ष, लेकिन सोनिया गांधी बन गई अध्यक्ष। तो अभी जो स्थिति है, देखिए ये जो ज्वालामुखी अंदर अंदर धधक रहा था उसका विस्फोट हुआ है। ये जो 23 नेता हैं, इनकी निष्ठा पर, कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर आप सवाल नहीं उठा सकते। राहुल गांधी की जितनी कुल राजनीतिक, उनका राजनीतिक जीवन है, उससे कई गुना ज्यादा सालों से ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, कांग्रेस के लिए हर तरह का त्याग, तपस्या, जो भी कहें, एक पार्टी संगठन में जो कुछ होता है वो करते रहे हैं। तो इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं या इनको कांग्रेस से बाहर जाना है इसलिए बहाना तलाश रहे हैं। राहुल गांधी का वर्किंग कमेटी में ये कहना, ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, इन पार्टी नेताओं की निष्ठा पर सवाल उठाना है। और देखिए वो खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दिया है, गुलाम नबी आजाद ने बयान दे दिया है कि अगर ये साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि 30 साल में कोई ऐसा बयान मेरा जो मैंने बीजेपी के पक्ष में दिया हो बताइए। तो ये देखिए, असल में नाराजगी जो है 2 कारणों से है। एक ये कि पार्टी कोर्स करेक्शन करने को तैयार नहीं, दूसरा पार्टी जो है अंदर झांकने एक बात ये भी प्रदीप जी कही जा रही है, प्रदीप जी माफ करेंगे आपको रोक रहा हूं, एक बात ये भी मीडिया में सामने आ रही है कि ये चिट्ठियां इसलिए लिखी गई हैं एक दबाव बनाने के रणनीति के तहत, ताकि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कहें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये अपने मन माफिक
फैसले न ले सकें। एक तरह से दबाव की रणनीति है और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने पलटवार किया है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। नहीं, देखिए बात इसकी नहीं है। अगर आप याद कीजिए, राहुल गांधी के बयान को याद कीजिए, तो 2 बार वो ये बात कह चुके हैं कि मैं जो बोलता हूँ प्रधानमंत्री के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उसमें मेरा साथ नहीं देते हैं। पिछली वर्किंग कमेटी में प्रियंका गांधी ने भी ये आरोप लगाया। तो समस्या ये हो रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को और उसके साथ साथ कुछ जो युवा नेता हैं उनको भी, वो है राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उसको पार्टी को फिर डिफेंड करना पड़ता है। लेकिन आप ये भी, प्रदीप जी, आप ये भी तो देखिए कि कई लोग तो खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं राहुल गांधी का, कई बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो इस समय पद पर हैं, उनमें से ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको पता है अच्छी तरह से कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं होना है। मान लीजिए एक क्षण के लिए मान लीजिए कि गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बनता है, तो जो पार्टी अध्यक्ष बनेगा वो भी जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र इस परिवार का होगा वो बनेगा। तो स्थितियां कुछ बदलने वाली नहीं है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपने पद, अपनी सरकार, अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं। उनके पास खोने के लिए है। जिन लोगों ने बोला है, चिट्ठी लिखी है, उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वो पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में हैं, साथ हैं परिवार के साथ, उनको लग रहा है कि परिवार के साथ ही इस पार्टी का भविष्य है। तो ये इन 2 विचारों की लड़ाई है। यानी आप ये भी शायद संकेत कर रहे हैं प्रदीप जी कि अगर कोई गांधी परिवार से कोई दूसरा नाम परिवार से बाहर का आता है तो वो भी उसी प्रकृति का होगा जो गांधी परिवार का पूरा विश्वास जिसके पास होगा और उनके अनुसार जो पार्टी को चलाएगा। क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो परिवार का विश्वास पात्र नहीं है, तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता कांग्रेस में आज जो स्थिति है। देखिए, कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि परिवार के साथ चले तो डूब रही है और परिवार के समर्थन से चले तो डूब रही है। जो कई राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं, रामचंद्र गुहा जैसे लोग जो इतिहासकार हैं, उनका भी मानना है कि इस परिवार से छुटकारा पाए बिना कांग्रेस का भविष्य नहीं। लेकिन एक दूसरा तर्क ये भी प्रदीप जी कहा जाता है कि अगर गांधी परिवार का व्यक्ति शीर्ष पे नहीं बैठा होगा तो पार्टी शायद बिखर जाए, पार्टी में शायद उस तरह की एकता न रहे। ये भी दलील दी जाती है और ये एक मजबूरी की तरह भी शायद कांग्रेस के सामने आती है बात। नहीं, देखिए ये उन लोगों का तर्क है जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जो परिवर्तन से डरते हैं, उनका इस तरह का बयान है। सवाल ये है कि पार्टी आज जिस स्थिति में है किसकी वजह से पहुंची है? इसी परिवार की वजह से तो पहुंची है। इससे बुरा और पार्टी का क्या होगा? तो ये सोचना है जिन लोगों को कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य देखना है, जो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अब गांधी परिवार को अलविदा कहने का समय आ गया है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। बिल्कुल। अब ये बताएं एक आखिरी में कि क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और जो विवाद जिस तरह से अब सामने आए हैं, कितने विकल्प कांग्रेस के पास होंगे या क्या कांग्रेस कोशिश करेगी इस पूरे मुद्दे को और कुछ दिनों के लिए किसी तरह टाल दिया जाए? बिल्कुल टल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस आज जो कुछ हुआ है उसके बाद स्थितियां बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। पार्टी पर कब्जा इसी परिवार का रहेगा। उसका तरीका बदल सकता है, ठीक है, उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन इस परिवार के शिकंजे से कांग्रेस पार्टी हाल फिलहाल बाहर नहीं आने वाली। बिल्कुल। तो नजर इसी पे है कि आखिर क्या निकल कर आता है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, शेखर अय्यर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ और इस वक्त की क्या है ताजा खबर, इस पर नजर डालते हैं।
और देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। कोसी और गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज रविवार को 1 लाख क्यूसेक से अधिक रहा, जिसके कारण बाढ़ की तीव्रता कम नहीं हो रही है। गंगा नदी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के 16 जिलों की 83 लाख से अधिक आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि उत्तर बिहार के कई इलाकों से बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन उतरती नदियों की तेज धारा से कटाव भी तेज हो गई है। पानी के भारी प्रवाह से उपजाऊ मिट्टी, घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टीमें आपदा में फंसे लोगों को जरूरी सामान मुहैया करा रही हैं। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर मुख्य सचिव अनिल मुकीम ने बारिश की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की है। सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश हो रही है। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। बांधों के किनारे बसे इलाकों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। मोरबी में माछू बांध के 12 द्वार को खोलना पड़ा है और कई तहसीलों में पानी भारी बारिश के कारण कई गांव डूब गए हैं। प्रत्येक तहसील में एक एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है और प्राथमिक स्कूलों को राहत केंद्रों में बदला जा रहा है। मोरबी और जामनगर को जोड़ने वाला एक पुल भी ध्वस्त हो गया है, जिसके चलते दोनों जिलों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। राजकोट में भी लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मेघना जिले कड़ी में एक दिन में 11 इंच बारिश हुई है। पाटन जिले में भी भारी बारिश के कारण रानी की बाव के जल स्तर में वृद्धि हुई है। भारी बारिश के कारण राज्य के अधिकतर बांधों में पानी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया है, जिसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर में 13 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं। और बाढ़ की ताज़ा स्थिति की ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं सलमान हैदर और गुजरात से हमारे साथ सुमन बरोना हैं। और सबसे पहले बिहार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो सलमान, क्या इस वक्त ताज़ा स्थिति है? पिछले कुछ 24 घंटों की रिपोर्ट बताती है कि नए इलाके कम से कम वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है। देखिए ओपी, ये एक राहत की बात है। गंगा नदी अभी हाथीदह और दीघा घाट में ही केवल खतरे के निशान से ऊपर है और यहाँ भी जैसे दीघा घाट की बात करें तो यहाँ नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है। और लेकिन बाकी जगहों पर जो बिहार की अन्य जगह हैं जैसे कहलगांव है या दूसरी जगह हैं, वहाँ पर गंगा नदी का स्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अब जो बाढ़ आनी है वो गंगा नदी में आनी है। बाकी की नदियां पहले से ही या तो स्थिर हैं या घट रही हैं और कई जगहों पर वो खतरे के निशान से नीचे चली गई हैं। तो अब आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो बाकी नदियों का जलस्तर भी अब गांवों से निकलने लगेगा। हालांकि कुछ गांवों से निकला है लेकिन वो आंशिक है। अभी भी 1300 से ज़्यादा पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी लगा हुआ है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से। तो और एक बात ये भी है कि पिछले 24 घंटों में पुनपुन, नॉर्थ कोयल, फल्गु, गंडक, गंगा और सोन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में 10 से लेकर के 80 मिलीमीटर तक की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पानी घटेगा और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। सलमान, ऐसे में मौसम विभाग का क्या कहना है बारिश के मद्देनजर? और दूसरा ये कि जो 80 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का और दूसरी तरह के राहत उपायों को लेकर क्या खबरें? देखिए, मौसम विभाग ने तो अभी छिटपुट वर्षा की बात की है, औसत से लेकर के हल्की वर्षा की बात की है। लेकिन अगर राजधानी पटना की बात करें तो कल बहुत तेज बारिश हुई, आधे घंटे तक लगातार
तो राज्य के कुछ इलाके हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर तेज वर्षा भी हो रही है। तो और जहां तक राहत की बात है तो 26 टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की लगी हुई हैं। एक इसी बीच पिछले 1.5 महीने से आप ये समझिए कि ये न्यू नॉर्मल है बिहार के लिए। उसी में जीना है, कोविड के साथ साथ जीना है। तो अभी एक अभिनव प्रयोग खगड़िया में हुआ है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि वहां पर पशु चिकित्सा के लिए बोट एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस की गई है। तो जो नावों की जरिए वेटनरी डॉक्टर्स जा रहे हैं दवाओं के साथ, तो पशुओं को जो टीका लगना है, क्योंकि इस मौसम में बारिश के दौरान बहुत सारे रोग होते हैं, खुरपका, मुंहपका जैसे जानवरों के रोग होते हैं, उनके लिए टीके लगाने का काम तेज कर दिया जाता है। तो वो सब काम अब जो जलमग्न इलाके हैं वहां तक सड़क के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता था, तो वहां पर बोट एम्बुलेंस के जरिए पशु चिकित्सक पहुंच रहे हैं। और जहां तक लोगों के मानव चिकित्सा की बात है, वो तो पहले से चल रहा है, कोविड टेस्टिंग की वैन्स भी चल रही हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, तो दो तरफा मार, एक तरफ कोरोना का भी कहर है, ऊपर से बाढ़ का भी, और ऐसे में स्वास्थ्य की दूसरी सेवाएं भी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। गुजरात का रुख करते हैं, अहमदाबाद में हमारी संवाददाता सुमन है। सुमन, जिस तरह की खबरें आई थी, जो इलाके गुजरात के प्रभावित हैं, क्या उन इलाकों में बारिश का अभी भी कहर है? क्या बारिश अभी भी जारी है? क्या कहना है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल, गुजरात के 251 जो तहसील है वहां पर बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। और बीते 10 दिनों की अगर बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात में बीते 10 दिनों से सही से धूप नहीं निकली है। तो लगातार कई जिलों में तेज बारिश जो है वो अब भी जारी है। और गुजरात में अब तक इस सीजन की 103% जो है वो बारिश हो चुकी है। और गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के भी जो संभावना है वो बताई जा रही है। और अब तक गुजरात के जो 7 ऐसे जो तालुका है वहां पर 8 से 13 इंच तक की जो बारिश है वो हो चुकी है। वहीं जामनगर जिले की अगर बात करें तो जामनगर जिले में 13.5 इंच जो बारिश है वो अब तक हो चुकी है। और गुजरात का कच्छ जोन जो आज से कई सालों पहले जो है एक सूखा जोन में शामिल था, वहां भी बीते 5 सालों से बारिश का पैटर्न बदला है। और इन दिनों इस समय सबसे ज्यादा जो बारिश है 188% की बारिश जो है वो गुजरात के कच्छ जोन में जो है वो जारी है। और राजकोट की अगर बात की जाए तो राजकोट के जंगलेश्वर विस्तार में सबसे ज्यादा बारिश आई है और वहां पर घरों में भी पानी भर गया है। तो राजकोट में एनडीआरएफ की 13 जो टीम है वो तैनात कर दी गई है और अब तक 1000 लोगों को रेस्क्यू वहां पर किया गया है। तो लगातार जो प्रशासन है वो इन सभी की मदद में जारी है। और गुजरात में बारिश की स्थिति लगातार तेज बनी हुई है और कई जो जिले हैं वहां पर बाढ़ आने के भी आसार है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के लिए भारी बारिश के साथ हवा के साथ भारी बारिश की जो है वो आशंका जताई है। और तेज बारिश की वजह से कई इलाकों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रशासन भी अपनी तरीके से पूरी तैयार है और गुजरात में सभी जिलों में लगातार 24 घंटों से कई जिलों में बारिश जारी है। सुमन, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो वो मुख्य तौर पर जो इलाके प्रभावित हैं, निश्चित तौर पर उम्मीद हम कर रहे होंगे कि वहाँ पे राहत सामग्री और राहत बचाव कार्य चल रहे होंगे। फिलहाल मैं आप लोगों का यहीं पे धन्यवाद करना चाहूँगा। अहमदाबाद से सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सलमान हैदर आपका हमारे साथ पटना से जुड़ने के लिए। और असम का रुख करते हैं। असम में गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार बहुप्रतीक्षित रोप वे सेवा आज से आम जनता के लिए शुरू हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी छोर से उत्तरी किनारे तक 2 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाली ये रोपवे सेवा नदी पर बनी देश की सबसे बड़ी रोपवे सेवा है। राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने इस सेवा का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। और इस रोपवे से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गुवाहाटी से जुड़ रही हैं दोइना बरुआ। दोइना, ये बताएं कि कितनी बड़ी राहत ये रोपवे सेवा होगी आम लोगों के लिए?
जी बिल्कुल ओपी, ये एक ऐतिहासिक दिन है असम के लोगों के लिए, इनफैक्ट गुवाहाटी, स्पेशली गुवाहाटी वासियों के लिए, क्योंकि जो इतने सालों की जो अपेक्षा थे, 10 साल के बाद ये जो रिवर रोपवे सर्विस आज शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल ये बहुत एक राहत है, ये साई ऑफ रिलीफ है लोगों के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जाने की जो व्यवस्था है, जो फेरी सर्विस है, जैसे समर के सीज़न में जो बारिश लगातार होते हैं उस टाइम में नदी के पानी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फेरी सर्विस भी सस्पेंड किया जाता है। तो ये एक अल्टरनेट सर्विस हो गया, जैसे लोग वहाँ सेंट्रल गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी असम ऐसे भी फेमस है टूरिस्ट स्पॉट के लिए, अलग अलग टूरिस्ट जगह है, और नॉर्थ गुवाहाटी में भी काफ़ी सारे ऐसे जगह है, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स है, एंशिएंट टेम्पल्स है, जहाँ लोग जाने के लिए व्यवस्था बहुत सुविधाजनक नहीं थी। लेकिन अब ये रोपवे की वजह से जो बाहर से भी टूरिस्ट आएंगे, पर्यटक, ये लोग भी अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 60 मिनट में मेन गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी तक जा सकता है ये रोपवे सर्विस। और ये इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे सर्विस है ओपी। बिल्कुल। और एक बात है, ये जो टोटल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो खर्चा हुआ था वो 56 करोड़ जी बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर लोगों के लिए बेहद राहत और पर्यटकों के लिए भी एक नया मौका। बहुत बहुत धन्यवाद दोइना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए फंड आवंटित करने का फैसला किया है। इससे बिहार में कोविड मरीजों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने में मदद मिलेगी। पटना के बिहटा में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का आज उद्घाटन किया जाएगा और मुजफ्फरपुर के 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन भी जल्द ही हो जाएगा। इन अस्पतालों में वेंटिलेटर्स के साथ 125 आईसीयू बेड्स की सुविधा होगी। साथ ही प्रत्येक अस्पताल में 375 सामान्य बिस्तर उपलब्ध होंगे। हर बिस्तर के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति की भी सुविधा होगी। सेना की चिकित्सा सेवाओं द्वारा इन अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया जाएगा। और कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सबसे अहम मानी जाती है टेस्टिंग, और देश में कोविड टेस्टिंग की रफ्तार लगातार आगे बढ़ रही है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 75.27% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 57,469 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे स्वस्थ हुए मरीजों का कुल आंकड़ा 23,38,035 तक पहुंच गया है। मृत्यु दर भी लगातार कम होकर 1.85% तक पहुंच गई है। देश में अब तक कुल 3,59,02,137 सैंपलों के परीक्षण किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 6,09,917 कोविड-19 नमूनों की जांच हुई। देश भर में कुल 1,520 प्रयोगशालाएं परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिसमें से सरकारी क्षेत्र की 984 प्रयोगशालाएं और 536 निजी प्रयोगशालाएं हैं। और आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से 3 गुना तक ज्यादा हो गई हैं। और दिल्ली में आज से ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की 19 अगस्त को हुई बैठक में होटलों के साथ ही ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोलने का भी फैसला लिया गया था। और दिवंगत नेता और एनडीए सरकार में कई मंत्री पद संभाल चुके अरुण जेटली, उनकी आज पहली पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वर्गीय नेता अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया। ट्वीट कर दिए अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज मेरे प्रिय मित्र अरुण जेटली जी की पहली पुण्यतिथि है। आज भी स्वीकार कर पाना मुश्किल है। मन के इस खालीपन में अब अरुण जी की स्मृतियां ही वास करती हैं। अरुण जी बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न भूमिकाओं में राष्ट्र की सेवा की। अरुण जी की भाषण कला के हम सभी कायल रहे हैं और उन्हें कानून का गहरा ज्ञान भी था। संसदीय मर्यादाओं के प्रति आस्था थी, जो उन्हें उत्कृष्ट सांसद बनाती थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता अरुण जेटली को याद करते हुए कहा है कि पिछले साल अपने प्रिय मित्र अरुण जेटली को खो दिया था। अरुण जी ने पूरी लगन से देश की सेवा की। उनकी बुद्धि, विवेक, कानूनी कौशल और गर्मजोशी भरा व्यक्तित्व उन्हें महान बनाता है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल उनकी याद में आयोजित प्रार्थना सभा का वीडियो भी साझा किया है। वे सर्वमित्र थे, वे सर्वप्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी। शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ राजनेता, प्रखर वक्ता, लब्ध प्रतिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे कुशल रणनीतिकार व विविध विषयों के विशेषज्ञ थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके विचारों और अनुभवों का सदैव लाभ मिला। उनकी स्मृतियों को नमन। वहीं दिवंगत नेता अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक भावुक पोस्ट करके उन्हें याद किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, अरुण जेटली जी को याद करते हुए एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता और एक महान इंसान जिनका भारतीय राजनीति में कोई सानी नहीं था। वो बहुआयामी और एक बेहतरीन दोस्त थे जिन्हें उनकी महानता, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म विभूषण श्री अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व वित्त मंत्री और ओजस्वी वक्ता के तौर पर जाने जाने वाले स्वर्गीय अरुण जेटली, उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली के एम्स सहित कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित कई बीजेपी नेताओं ने एम्स में लगाए गए ब्लड बैंक का दौरा किया। इस मौके पर स्वर्गीय अरुण जेटली उनको श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। स्वर्गीय अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि के मौके पर एम्स में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में स्वर्गीय अरुण जेटली, उनकी बेटी संगीता जेटली और बेटा आरोहन जेटली भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और केरल में राज्यसभा की एक सीट पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। वोटों की गिनती भी आज ही पूरी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी कर दिया गया था। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें।
और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें और अर्थ जगत की खबरों के साथ हमारे सहयोगी और जगत की खबरों के साथ हमारे सहयोगी निखिल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, आपके पास। शुक्रिया ओपी और दर्शकों का भी स्वागत एक बार फिर से। अर्थ जगत में सबसे पहले हम जीएसटी से जुड़ी हुई खबर बताते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी की वजह से कर दरें घटी हैं, जिससे अनुपालन बढ़ाने में मदद मिली है। साथ ही इसकी वजह से करदाताओं का आधार दोगुना होकर 1.24 करोड़ पर पहुंच गया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने आज कई ट्वीट्स किए। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी से पहले मूल्य वर्धित कर, वैट, उत्पादन शुल्क और बिक्री कर देना पड़ता था। अब सामूहिक रूप से इनकी वजह से कर की मानक दर 31% तक पहुंच जाती थी। मंत्रालय ने कहा कि अब व्यापक रूप से सब मानने लगे हैं कि जीएसटी उपभोक्ताओं और करदाताओं दोनों के अनुकूल है। जीएसटी से पहले कर की ऊंची दर की वजह से लोग करों का भुगतान करने में हतोत्साहित होते थे, लेकिन जीएसटी के तहत निचली दरों से कर अनुपालन बढ़ा है। बात शेयर बाजार की। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच वित्तीय कंपनियों के शेयरों में तेजी से आज सेंसेक्स 200 अंक से अधिक की बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में 201 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स 38,636 अंक पर था। इसी तरह निफ्टी 65 अंक के साथ 11,437 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक बैंक का शेयर सबसे अधिक करीब 2% चढ़ गया। एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी लाभ में थे। वहीं दूसरी ओर एचसीएल टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाइटन, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर नुकसान में थे। पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 214 अंक की बढ़त के साथ 38,435 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह निफ्टी भी 59.40 अंक के लाभ के साथ 11,371 अंक पर बंद हुआ था। तो ये थी अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरें और आइए चलते हैं ओपी दास के पास। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पहली बार संयुक्त साक्षात्कार में शामिल हुए। एबीसी न्यूज को दिए साक्षात्कार में जो बाइडेन ने कहा कि अगर वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश की जाती तो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश को बंद कर देते। उन्होंने कहा कि जब तक वायरस और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नियंत्रित नहीं होता तब तक देश आर्थिक रूप से नहीं उबर सकता। उन्होंने साक्षात्कार में आगे कहा कि वो राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल तक अपनी सेवाएं देने के लिए निश्चित तौर पर तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि अगर 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत होती है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति होंगे। वो 78 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद ये पहला संयुक्त साक्षात्कार है। इससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 74 साल है। उन्होंने 70 साल 220 दिन की उम्र में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और तब अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने थे। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं मुकेश शुक्ला। मुकेश, आपका स्वागत और अब आपके पास। बहुत शुक्रिया प्रकाश। सबसे पहले बात करेंगे बायर्न के जश्न की। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में बायर्न ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। बायर्न के लिए किंग्सले कोमैन ने हेडर से 59वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। बायर्न की यह बढ़त मैच के समाप्त होने तक बरकरार रही। पीएसजी की तरफ से नेमार ने गोल करने की 2 और किलियन एम्बापे ने 1 मौका गंवाया। बायर्न का ये 6ठा चैंपियंस लीग खिताब है। बायर्न चैंपियंस लीग में बिना एक भी मुकाबला गंवाए खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है। इसी के साथ बायर्न के कोच हंसी
फ्लिक के मार्गदर्शन में इस सत्र में उन्होंने खिताबी हैट्रिक लगाने में भी कामयाबी पाई। चैंपियंस लीग से पहले उन्होंने बुंदेसलीगा और जर्मन कप का खिताब भी जीता था। वहीं रविवार देर रात चैंपियंस लीग की खिताबी जीत के साथ ही जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के समर्थकों का जश्न शुरू हो गया। म्यूनिख में काफी संख्या में खेल प्रेमी नाचते गाते दिखाई दिए। फाइनल मुकाबले के 59वें मिनट में जैसे ही किंग्सले कोमैन ने गोल किया, खेल प्रेमियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जर्मन क्लब के समर्थकों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई। बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के इस सत्र में एक भी मुकाबला गंवाए बिना खिताबी जीत हासिल किया। तो स्पोर्ट्स प्राइम में इतना ही। आगे के लिए ओम प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खेल की खबरों के लिए मुकेश आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। केंद्र सरकार की विकास योजना में जम्मू कश्मीर का विशेष स्थान है और प्रदेश में विकास परियोजनाओं की लंबी फेहरिस्त इसकी गवाही देती है। और इसी के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में जल्दी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आवाजाही के लिए तैयार होगा। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के अगस्त 2022 तक तैयार होने की संभावना है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और 1.3 किलोमीटर लंबा होगा। ये पुल कश्मीर घाटी को जम्मू और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। साथ ही ये कटरा से श्रीनगर तक की यात्रा के समय को 5 से 6 घंटे भी कम कर देगा। इस रेलवे पुल के आरंभ होने से माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही, लेकिन हमारी लगातार नजर बनी हुई है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर और क्या कुछ वहां से निकल कर आता है। हम जरूर इसका जो पल पल का अपडेट है वो आपको देते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बीच में हम आपको दिखा दें एक और ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं उन्होंने कहा है कि वॉज इन्फॉर्म्ड बाय राहुल गांधी पर्सनली दैट ही नेवर सेड what was attributed to him. I therefore withdraw my tweet. इसका मतलब है कि कपिल सिब्बल ने इससे पहले जो ट्वीट किया था जिसमें राहुल गांधी को उन्होंने कोट किया था, उस ट्वीट को वो वापस ले रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने खुद उन्हें सूचना दी है कि इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कही है। तो फिलहाल मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरें जारी हैं डीडी न्यूज़ पर, आप बने रहे हमारे साथ।